Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 19th April 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about demographic dividend और demographic curse for India. देखते हैं ये क्या मतलब होता है इन टॉपिक्स का और इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में ये कितना रिलेवेंट है. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये आर्टिकल समझने के लिए पहले कुछ हमें इकोनॉमिक्स के बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखने होंगे. पहला टर्म है डिपेंडेंसी रेशियो. देखिए डिपेंडेंसी रेशियो का सरल सा मतलब होता है कि जो भी डिपेंडेंट पॉपुलेशन होता है रिटायर्ड लोग जो बेसिकली 59 ईयर से ज़्यादा के हैं या फिर चिल्ड्रन जो 15 ईयर से कम के हैं, उनको कहा जाता है डिपेंडेंट पीपल. तो डिपेंडेंट लोग और वर्किंग एज पॉपुलेशन के बीच का जो रेशियो होता है उस रेशियो को हम लोग कहते हैं डिपेंडेंसी रेशियो. तो ये रेशियो जितना कम हुआ उसका मतलब डिपेंडेंट लोगों की संख्या उतनी कम है और वर्किंग लोगों की संख्या उतनी ही ज़्यादा है. इसका मतलब वो इकोनॉमी उतनी रोबस्ट है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर वर्किंग एज ग्रुप में होंगे तो फिर इकोनॉमी उतनी मजबूत मानी जाएगी. तो वर्किंग एज के लिए नॉर्मली जो एज गैप लिया जाता है या एज स्पैन लिया जाता है वो होता है 15 टू 59 ईयर्स. कुछ जगहों पे 64 ईयर्स भी लिखा जाता है. तो सरल भाषा में कहें डिपेंडेंट लोग जो 60 साल या उससे ज़्यादा या फिर 15 साल या उससे कम के हैं वो डिपेंडेंट, और इस एज के बीच में जो लोग हैं वो हो गए वर्किंग एज, और इसका रेशियो इज नोन एज डिपेंडेंसी रेशियो. अब एक और टर्म देखते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड. देखिए हर वक्त जब भी आप कोई टर्म को डिफाइन कर रहे हो, अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन लिखें तो वो डेफिनेशन ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, ग्रेविटी वाला माना जाएगा. तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का डेफिनेशन गिवन बाय यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, वो कहता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड रेफर्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम फेवरेबल वर्किंग टू डिपेंडेंसी पॉपुलेशन रेशियो. इसका क्या मतलब हुआ कि बेसिकली जिस देश के अंदर डिपेंडेंट लोगों की संख्या कम है, वर्किंग लोगों की संख्या ज़्यादा है, उस देश के अंदर जो डिपेंडेंसी रेशियो होता है वो इकोनॉमी के फेवरेबल होता है, इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होता है. और वैसे सिचुएशन को कहा जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड. डेमोग्राफिक मतलब नंबर्स रिलेटेड विथ पॉपुलेशन एंड डिविडेंड मतलब होता है बेनिफिट. तो व्हेन पॉपुलेशन is in such age group which is beneficial for the economy, then that phenomena will be known as demographic dividend. And demographic dividend is available only when working population is more and dependent population is less. तो आई होप आपको ये दोनों टर्म क्लियर हो गए, डिपेंडेंसी रेशियो एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड. बेनिफिट्स दैट कुड बी डिराइव्ड फ्रॉम larger working age population with respect to डिपेंडेंसी या डिपेंडेंट पॉपुलेशन, वो जब हमारे फेवर में होता है तो उसके कारण जो बेनिफिट मिलती है इकोनॉमी को, उस फिनोमेना को कहा जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड. नाउ टू मोर टर्म्स बिफोर वी गेट इनटू द टॉपिक. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट. इसी मान लीजिए कि हमारे देश भारत में 100 करोड़ जनसंख्या है वर्किंग एज में, 15 साल से लेकर के 59 ईयर्स तक 100 करोड़ जनसंख्या है. बट 100 के 100 करोड़ लोग जॉब कर तो नहीं रहे हैं या जॉब ढूंढ तो नहीं रहे हैं. तो 100 करोड़ में से जितने प्रतिशत लोग या तो जॉब कर रहे हैं नहीं तो जॉब ढूंढ रहे हैं, वो लोग कहे जाएंगे लेबर फोर्स ऑफ द कंट्री. तो मान लीजिए कि 60 करोड़ लोग या तो जॉब कर रहे हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उस केस में भारत का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहा जाएगा 60%. 100 करोड़ लोग हैं 15 से लेकर के 59 साल, 15 टू 59 ईयर्स के बीच में, उसमें से 60 करोड़ आर इफ आइदर वर्किंग और लुकिंग फॉर जॉब, देन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन विल बी 60%. और इस 60 करोड़ लोगों में से मान लीजिए कि सिर्फ 54 करोड़ लोगों को जॉब मिली, 6 करोड़ लोगों को अभी जॉब मिली नहीं है, दे आर एक्टिवली लुकिंग फॉर जॉब, तो फिर उस केस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा
10%। 6 करोड़ डिवाइडेड बाय 60 करोड़ इंटू 100 दैट इज 10%। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ओवरऑल वर्किंग एज पॉपुलेशन का कितना रेशियो पॉपुलेशन वर्क कर रहा है या वर्क ढूंढ रहा है, वो होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बाद हम निकालते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कि जो लोग भी काम ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी काम मिला नहीं है, उनका क्या रेशियो है विथ रिस्पेक्ट टू ओवरऑल लेबर फोर्स, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब एक और बात समझ लीजिए, भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट मेजर कैसे होता है। अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने का काम होता है एनएसओ का, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के लिए एक रिपोर्ट पब्लिश होती है जिसका नाम है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो साल 2017 से पब्लिश कर रहा है एनएसओ। एनएसओ वही ऑर्गेनाइजेशन है जो जीडीपी भी मेजर करता है प्लस सीपीआई इन्फ्लेशन भी मेजर करता है। ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के लिए, वो दो तरीके से मेजर होता है। अर्बन एरियाज के लिए अलग से होता है और ओवरऑल अर्बन प्लस रूरल कंबाइंड अलग से होता है। अर्बन एरिया का पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो होता है हर 3 महीने पे एक बार होता है, उसको कहते हैं क्वार्टर बाय क्वार्टर असेसमेंट। और उसके अलावा वीकली स्टेटस में निकलता है, करंट वीकली स्टेटस, CWS। करंट वीकली स्टेटस में क्या देखते हैं कि बिल्कुल बीता हुआ जो वीक है उसमें कितने लोग अनएम्प्लॉयड थे, उनको कहा जाएगा करंट वीकली स्टेटस के हिसाब से अनएम्प्लॉयड। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है वो हर 3 महीने पे निकाला जाता है अर्बन एरिया के लिए, 3 महीने में ओवरऑल कितने लोग अनएम्प्लॉयड थे, और उसके अलावा जब निकाला जाता है उसके बिल्कुल एक वीक पहले कितने लोग अनएम्प्लॉयड थे, वो होता है करंट वीकली स्टेटस। और फिर अर्बन एंड रूरल कंबाइंड का एनुअल अनएम्प्लॉयमेंट असेसमेंट किया जाता है, प्लस करंट वीकली स्टेटस भी देखा जाता है ओवरऑल अर्बन एंड रूरल कंबाइंड का। तो ये है अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने का तरीका। एनएसओ करती है, और अर्बन एरिया के अलग, अर्बन एंड रूरल कंबाइंड अलग। अर्बन एरिया के लिए क्वार्टर बाय क्वार्टर प्लस करंट वीकली स्टेटस, और अर्बन एंड रूरल कंबाइंड के लिए एनुअल प्लस करंट वीकली स्टेटस। ये हमने कुछ टर्म्स, कुछ आइडियाज देख लिए विद रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी। अब ये सीधा सीधा आर्टिकल देखते हैं। देखिए, इस बार मैंने इस आर्टिकल ही आपके सामने रख दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करके। ये आर्टिकल कह रहा है, आज के इंडियन एक्सप्रेस में आया है, कि भारत की इकोनॉमी के लिए कुछ एडवांटेजियस चीजें हैं। सबसे एडवांटेजियस बात भारत की इकोनॉमी के लिए है वो है हमारा एवरेज एज, मीडियन एज इज 28 ईयर्स। उसके अलावा लो डिपेंडेंसी रेशियो है 40:100, यानी कि 40 लोग अगर डिपेंडेंट एज में आते हैं, 60 साल से ज़्यादा या 15 साल से कम, तो 100 लोग वर्किंग ग्रुप में आते हैं। ये रेशियो इंडिया के फेवर में है। और हर साल लगभग 10 मिलियन नए वर्कर्स लेबर मार्केट में इंटर हो रहे हैं, यानी कि 1 करोड़ नए वर्कर्स हर साल लेबर मार्केट में इंटर हो रहे हैं। तो अबव 3 डेटा प्रूव्स कि इंडिया इज हैविंग डेमोग्राफिक डिविडेंड या डेमोग्राफिक बून, मतलब एन एडवांटेज with respect to population. The population is young, large number of working population is there, so we have a possibility of demographic dividend. अब प्रॉब्लम्स देखना शुरू करते हैं। इसी आर्टिकल में बताया है कि इसके बावजूद भी ये जो डेमोग्राफी है दिस इज डबल एज्ड स्वॉर्ड, इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। सबसे बड़ा नुकसान आता है जब भारत के केस में अगर देखा जाए स्किल लेवल के कारण, स्किल काफी कम है। आज पर नीति आयोग ओनली 5.4% ऑफ लेबर फोर्स इज स्किल्ड, मतलब वो उसको वो काम टेक्निकली आता है जिस काम में उसको एम्प्लॉय किया गया है। ओनली 5.4% लेबर फोर्स इज स्किल्ड। अब आप सोचिए यंग डेमोग्राफी का फायदा क्या होगा जब यंग पॉपुलेशन को अपना काम करना आता ही नहीं है, स्किल है ही नहीं। दूसरा प्रॉब्लम, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज ओनली 49.5% एज पर एनएसओ। तो यू सी, अगर 100 करोड़ लोग हमारे यहाँ पे वर्किंग एज में हैं भी, तब भी सिर्फ 49.5 करोड़ लोग ही या तो काम कर रहे हैं, नहीं तो काम ढूंढ रहे हैं। तो बाकी का 50% तो यूज ही नहीं हो रहा यंग डेमोग्राफी। और तीसरा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज क्वाइट हाई, 8% इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो 8% अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो काफी हाई है। क्यों? आप सोचिए, लेबर फोर्स ऑलरेडी कम है, 50% के आसपास है, 49.5, उसमें से भी 8% लोगों को जॉब नहीं मिल रही है।
जॉब ढूंढने के बावजूद भी। इस 8% डेटा हैज़ बीन गिवन बाय सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMI। उससे भी ज़्यादा बुरी हालत है फॉर यंग ग्रेजुएट्स। आज पर दिस CMI, अनएम्प्लॉयमेंट अमंगस्ट ग्रेजुएट्स इज हाइयर 29%। ये क्या बताता है कि हमारे देश के अंदर लो स्किल या मीनियल जॉब्स ज़्यादा हैं, ग्रेजुएट्स या पढ़े लिखे लोगों के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस और भी ज़्यादा है। तो यंग डेमोग्राफी तो है, बट यंग डेमोग्राफी को हम लोग ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि स्किल लेवल कम है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, एंड ओवरऑल labor force participation is also low. Because of these factors, high unemployment and low labor force participation rate and low skill, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है भारत का, दैट इज टर्निंग इनटू डेमोग्राफिक कर्स। भाई साहब, इतनी बड़ी जनसंख्या है और हमारे यहाँ पे वो काम ही नहीं कर पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे जॉब, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो क्या होगा? देश के लिए बर्डन बनेगा। उसके बाद हो सकता है कि किसी क्राइम में एंगेज होना शुरू हो जाए, ड्रग एडिक्ट होना शुरू हो जाए, क्योंकि यूथ है, एनर्जी है। तो अगर वो एनर्जी को काम में नहीं चैनलाइज करेगा तो कहीं ना कहीं तो फिर वो किसी गलत डायरेक्शन में एनर्जी जा सकती है। तो दैट इज वाई इट इज बीइंग टॉक कि इंडिया की जो यंग डेमोग्राफी है, लार्ज यंग पॉपुलेशन, इट इज नॉट बीइंग प्रॉपरली यूटिलाइज्ड एंड दैट इज वाई इट इज टर्निंग इनटू अ डेमोग्राफिक कर्स। उसके अलावा ये भी कह रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो 8% हमें दिख रहा है, बट जिस तरीके की एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, वो एम्प्लॉयमेंट का नेचर भी काफी पुअर है। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट दीज डेज आर गेटिंग क्रिएटेड फ्रॉम गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी, तो गिग इकोनॉमी क्या होता है वो हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे। तो प्रॉब्लम इज कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हाई, स्किल इज लो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज लो, एंड व्हाट्सोएवर जॉब्स आर गेटिंग क्रिएटेड उनकी क्वालिटी भी खराब है। तो दैट मीन्स अंडर एम्प्लॉयमेंट का भी प्रॉब्लम है हमारे देश में। जो ज़्यादातर जॉब्स जो आजकल गिग इकोनॉमी से आ रही हैं, विच इज़ नॉट एबल टू टैप द फुल पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी। तो भारत की इकोनॉमी की समस्याएं, समस्या हमारे डेमोग्राफी नहीं है, डेमोग्राफी हमारे फेवर में है। समस्या है, प्रॉब्लम है इंडस्ट्री एकेडमिया मिसमैच। यू नो, मेंस आंसर राइटिंग इज ऑल अबाउट राइट टर्म्स। तो व्हाट इज इंडस्ट्री एकेडमिया मिसमैच? इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस या रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं, जबकि एकेडमिया यानी कि यूनिवर्सिटीज में सिखाया कुछ और जा रहा है। इंडस्ट्रीज को चाहिए रोबोटिक्स और हमें सिखाया जा रहा है लेथ मशीन पे काम करना। दैट इज द प्रॉब्लम। इसके लिए कुछ डेटा भी मैंने दिया है। ITI इंस्टीट्यूट्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स स्टार्ट किए गए थे 1960s में। उसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर्स, मैकेनिकल वर्कर्स, इस तरह के ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उनको अपडेट ही नहीं किया गया, उनके स्किल्स को अपग्रेड ही नहीं किया गया सिंस 1960s। तो नाउ दो स्किल्स आर बिकमिंग आउटडेटेड। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NSDC बनाया गया इन ऑर्डर टू गिव सम रिलेवेंट स्किल्स फॉर वर्किंग, लेकिन उसमें भी कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है 1 साल से कम का होता है। इस कारण से रियल स्किल एक्विजिशन हो नहीं पाता है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस सब स्टैंडर्ड लेवल के हैं, दे आर ओनली मनी मेकिंग एंटरप्राइजेस, दैट इज वाई देयर इज नो एडिक्वेट ट्रेनिंग। ये सब कारण है भारत की इकोनॉमी का पुअर परफॉर्मेंस का, डेमोग्राफी हमारे फेवर में होने के बावजूद भी उसका फायदा ना उठा पाना, क्योंकि यंग डेमोग्राफी तो है लेकिन स्किल्ड नहीं है। क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए यंग डेमोग्राफी को ऑफ कोर्स स्किल करें, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाएं। उसके लिए हमें अपना एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को चेंज करना होगा। इंडस्ट्री एकेडमिया का जो मिसमैच है, जो इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हमें स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देनी होगी। UPSC 2013 का ये प्रश्न है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। 2023 में यानी कि पिछले साल मेंस में UPSC ने यह प्रश्न पूछा था, मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चरल इन नेचर। तो ये क्या होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज बेसिकली दैट अनएम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग ड्यू टू स्किल मिसमैच। इंडस्ट्रीज की एक्सपेक्टेशंस कुछ और हैं, रिक्वायरमेंट कुछ और हैं, और यंग लोगों के अंदर स्किल्स कुछ और हैं, लो लेवल के स्किल्स हैं। इस तरह के कारण, इस सिचुएशन के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है उसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपको पहले स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चरल इन नेचर। तो पहले डिफाइन कर दिया कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग ड्यू टू स्किल मिसमैच। फिर उसके कारण थोड़े से बता दिए कि इंडस्ट्री एकेडमिया मिसमैच है। नीति आयोग
कहता है कि सिर्फ 5.4% वर्कफोर्स इज स्किल्ड, और अगर यंग ग्रेजुएट्स की बात की जाए जो अभी अभी जॉब से इस कॉलेजेस से बाहर आ रहे हैं, तो नीति आयोग कहता है कि उनमें से ओनली 47% आर एम्प्लॉयबल। ठीक है, इंडिया एट 75 में रिपोर्ट में नीति आयोग कहता है कि स्किल्ड वर्कफोर्स सिर्फ 5.4% है। उसके अलावा नए नए टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ रहा है, और हमारे यहाँ पे उस हिसाब से स्किल डेवलपमेंट नहीं है। प्री मैच्योर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रॉब्लम है वक्त से ये प्री मैच्योर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन मैं आपको बेसिक मेंस इकोनॉमिक क्लासेस में सिखाऊंगा, ये क्या फिनोमिना है इंडियन इकोनॉमी को लेकर के। अदर स्ट्रक्चरल वीकनेसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, टेक्नोलॉजिकल बेस पुअर है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। ये फिर दूसरा पार्ट जो इस सवाल का है वो पूछ रहा है, एग्जामिन द मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड टू कंप्यूट अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। तो मेथोडोलॉजी में बेसिकली आपको ये वाला बता देना है कि अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करने वाली एजेंसी कौन सी है, कैसे मेजर होता है, क्या इंप्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं। तो इम्प्रूवमेंट्स के लिए आप कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो, अलग अलग सेक्टर वाइज सेक्टर डेटा निकाला जाए, ज़्यादा डायनेमिक डेटा निकाला जाए, केयर इकोनॉमी यानी कि जो खासकर हाउस वाइफ्स जो काम करती हैं वो इकोनॉमी के अंदर वर्क में काउंट ही नहीं होता है, तो उसको भी काउंट करने के कुछ तरीके निकाले जाए। तो केयर इकोनॉमी पे यूपीएससी ने पिछले साल अलग से प्रश्न पूछा था, वो भी किसी दिन देख लेंगे। ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। वे फॉरवर्ड में आप लिखेंगे कि स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए और बेटर पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए। स्किल डेवलपमेंट के लिए नीति आयोग का टारगेट याद रखेंगे। नीति आयोग का टारगेट है कि 15% स्किल लेवल को पहुंचाया जाए फ्रॉम करंट लेवल ऑफ 5.4, और पॉलिसी मेकिंग जो हो स्किल डेवलपमेंट के लिए दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सम वेग आइडिया। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि गिग इकोनॉमी को अलग से डिस्कस करेंगे, तो उसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है इस आर्टिकल में कि इंडियन इकोनॉमी में एक तो एम्प्लॉयमेंट उतनी जनरेट नहीं हो रही, और जो जनरेट भी हो रही है मोस्टली लो क्वालिटी की एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, जिसके कारण से अंडर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है हमारे देश के अंदर। मोस्ट ऑफ द जॉब्स दीज डेज आर कमिंग फ्रॉम गिग इकोनॉमी। तो ये स्टेटमेंट पढ़िए, दीज अनलीस्ड एस्पिरेशंस ऑफ यूथ आर अनलाइकली टू बी सेटिस्फाइड बाय गिग वर्कर्स जॉब। तो क्या होता है गिग इकोनॉमी, देखते हैं। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, गिग इकोनॉमी इज मैनिफेस्टेशन ऑफ रियल फ्री मार्केट सिस्टम, जहां पे वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में जो रिलेशन है बहुत ज्यादा लूज या लिबरल है, वैसे इकोनॉमी को कहा जाता है गिग इकोनॉमी। नॉर्मली कैसा रहता है कि आप कहीं पे भी जॉब करते हैं तो एक फिक्स्ड सैलरी होती है, आपका फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स होता है, तो बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स हैव सर्टेन ऑब्लिगेशंस टू मीट। बट गिग इकोनॉमी में देर इज कंप्लीट फ्रीडम, द रिलेशन इज वेरी लूज एंड लिबरल। एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज हैव अ वेरी लिमिटेड कमिटमेंट्स टुवर्ड्स ईच अदर। गिग इकोनॉमी का बेस्ट एग्जांपल है ओला उबर में काम करने वाले डिलीवरी पार्टनर्स। मन किया तो आज डिलीवरी करेंगे, नहीं मन किया तो नहीं करेंगे। ऐप की तरफ से उनको आया कोई मान लीजिए ऑर्डर, तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। सो बोथ साइड्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, नो लीगल कमिटमेंट्स। इस तरीके के इकोनॉमी को कहा जाता है गिग इकोनॉमी। दे आर ऑल्सो नोन एज प्लेटफॉर्म इकोनॉमी या प्लेटफॉर्म जॉब्स, क्योंकि मोस्टली दे वर्क थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो एंड ऑल। तो नीति आयोग का रिपोर्ट कहता है इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। देखिए, जैसे ही आपको रिपोर्ट का नाम कोट कर देंगे आपका आंसर बेहतर हो जाएगा। अब देखते हैं कितना आप कर पाते हैं, और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा ज़्यादा डेटा रिपोर्ट्स के नाम आप याद कर पाए। तो नीति आयोग का रिपोर्ट ऑन गिग इकोनॉमी कहता है कि भारत के अंदर लगभग 7.7 मिलियन गिग वर्कर्स हैं, 77 lakhs बेसिकली, and that will go up to 23.5 million by 2930, which will be about 1.5% of total workforce of India. So gig economy is on the boom as far as the number of workers engaged into this is concerned. काफी ज्यादा तेजी से राइज कर रहा है। इट इज मेनली राइजिंग बिकॉज ऑफ स्टार्टअप कल्चर इन द कंट्री। तो प्रॉब्लम क्या है गिग इकोनॉमी को लेकर के कि मोस्ट ऑफ द जॉब्स क्रिएटेड इन गिग इकोनॉमी आर लो पेड जॉब्स लाइक डिलीवरी पार्टनर, राइड शेयरिंग पार्टनर्स एंड ऑल, लो पेड जॉब्स। तो गिग इकोनॉमी का एक मोटा मोटा एनालिसिस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। बेनिफिट्स हैं गिग इकोनॉमी के, इट इज लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ जॉब्स ऑन मास स्केल।
देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क, इजी टू गेट सर्विस, जॉब्स भी आसानी से मिल जाते हैं, सर्विस भी इजीली कस्टमर्स तक पहुंच रहा है, प्राइस एडवांटेज भी है कंज्यूमर्स को। बट डाउन साइड्स क्या है? इनकंसिस्टेंसी इन सर्विसेज, क्योंकि आपके परमानेंट पार्टनर्स नहीं है ना, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी कम है। स्विगी वाला आया आया, नहीं आया मन नहीं आएगा, ओला वाला राइड कैंसिल कर देगा, कल से चलाएगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं वो अकाउंटेबिलिटी थोड़ी सी कम है, क्योंकि वो परमानेंट नेचर नहीं है जॉब का। जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, वो आर्म ट्विस्ट करते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स का। डिफिकल्ट टू ट्रस्ट सर्विस प्रोवाइडर विदाउट ए रिकमेंडेशन फ्रॉम समवन यू ट्रस्ट। तो सिंपल सी बात है, बेसिकली इसमें अकाउंटेबिलिटी थोड़ी सी डिमिनिश्ड है। सरकार के लिए भी समस्याएं हैं, क्योंकि ये जॉब्स काफ़ी अनरेगुलेटेड हैं, तो टैक्सेशन अप्लाई करने में दिक्कत होती है। उसके अलावा अ, ये जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं या अलग अलग जो वर्कर्स की इकोनॉमी में लगे हुए हैं, उनके वेलफेयर को लेकर के सरकार कोई भी पॉलिसी नहीं बना पाती। तो दीज आर सर्टेन प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स की मुख्य समस्याएं, अनरेगुलेटेड नेचर है जॉब का, कभी है कभी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी तो कुछ है नहीं, स्किल काफ़ी लो है, इसलिए उनका बार्गेनिंग पावर काफ़ी कम रहता है। ओला उबर वाले से जब भी आप बात करोगे तो यही कहेंगे कि सर पैसा बचता कहाँ है, बिल्कुल कम पैसा देते हैं ओला उबर वाले। डिमांड सप्लाई का मिसमैच है, वर्कर्स की सप्लाई है ज़्यादा, रिक्वायरमेंट है कम, इस कारण से इनका बार्गेनिंग पावर कम है। तो गीग इकोनॉमी को लेकर के ये माइंड मैप एक बार आप देख सकते हैं। गीग इकोनॉमी के कारण किसको फायदा, किसको नुकसान? कंज्यूमर्स को कन्वीनियंस का फायदा हुआ है, ठीक है, चीप प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन क्वालिटी की गारंटी नहीं है, ये नेगेटिव साइड है। इंडस्ट्रीज के लिए ऑफ कोर्स उनका इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज को अब ब्रिक एंड मोर्टार मॉडल वाले दुकान नहीं खोलने हैं, अपना कहीं पे दुकान खोला, मतलब गोडाउन खोला, वहीं से सप्लाई कर रहे हैं, स्नैपडील एंड फ्लिपकार्ट एंड ऑल। तो इंडस्ट्रीज के लिए कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, प्रॉफिट का लेवल बढ़ रहा है। फूड सप्लाई की अगर बात की जाए, तो फूड जो है इजीली रिसीव हो रहा है, बट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का गारंटी थोड़ा कम हो गया है, और प्लस लोगों का हेल्थ को लेकर के नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि लोग अब ज़्यादा ज़्यादा बाहर का खाना कंज्यूम कर रहे हैं। ये सब भी आप लिखेंगे कि इकोनॉमी में कि हेल्थ इम्पैक्ट होगा, बिकॉज ईटिंग आउट अर्लियर वाज वंस इन अ वाइल एक्टिविटी, बट अब तो रेगुलर हो गया है, कुछ भी मन नहीं हुआ स्विगी करो, जोमेटो करो। बट ओवरऑल रेस्टोरेंट्स आर लूजिंग मनी ऑन पर डिलीवरी, क्योंकि जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं वो उनका आर्म ट्विस्ट करते हैं। लेबरर्स के लिए एक चीज तो अच्छा है कि उनको जॉब मिल जाती है इजीली, कम से कम, बट दिक्कत क्या है? लॉन्ग वर्किंग आवर्स, एक्सप्लॉयटेशन, लो वेजेज एंड ऑल। तो इसी कारण से भारत सरकार के 4 जो लेबर कोड्स हैं फॉर इंश्योरिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, वेज कोड, इंडस्ट्री एंड सेफ्टी वेलफेयर कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ये चारों के चारों तो गिग वर्कर्स पे एप्लीकेबल नहीं है, बट 2 एप्लीकेबल हैं। कोड ऑन वेजेस की मिनिमम वेजेस कितना होना चाहिए, वो गिग वर्कर्स पे एप्लीकेबल है, प्लस सोशल सिक्योरिटी कोड। सोशल सिक्योरिटी बेसिकली इसके अंदर थोड़ा बहुत उनके लिए अलग से पैसा डिपॉजिट करना है, ऑल इट, वो सब कुछ प्रोविजंस अब भारत सरकार धीरे धीरे गिग वर्कर्स के लिए भी ला रही है। तो कंक्लूजन में आप गिग इकोनॉमी के लिए क्या करोगे? कि आप लिखोगे कि इशू इज नॉट अबाउट availability of labor laws, issue is more about implementation of those laws, implementation उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। गिग इकोनॉमी के ऊपर ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, आप इसको अटेम्प्ट करें। ये क्वेश्चन आप पोर्टल पर सबमिट कर सकते हैं, हिंट्स भी मैंने दे दिया है, इफ नीडेड रीड द हिंट्स एंड देन आंसर दे। बट रोज कम से कम 2 आंसर जीएस के लिखने जरूरी हैं अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडियाज एयर डिफेंस सिस्टम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो एयर डिफेंस के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं वो भी थोड़ा देख लेते हैं, रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं। तो आपको पता है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर एयर अटैक करने की कोशिश की थ्रू सम बैलिस्टिक मिसाइल्स, बट ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने 99% ऑफ ये जो मिसाइल अटैक ईरान के तरफ से आया, उसने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने उस एयर अटैक को प्रिवेंट कर दिया, थ्वाट कर दिया इन द एयर इटसेल्फ। तो ईरान की तरफ से मिसाइल्स आए,
इसराइल के ऊपर, और इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के उन मिसाइल्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इस तरीके के जो एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल ने लगाए हैं उसको कहा जा रहा है इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम। कुछ जो हैं वो एटमॉस्फेयर से बाहर जाकर के इस तरह के इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, उनको कहा जाता है एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन। कुछ एटमॉस्फेयर के अंदर रह करके इनकमिंग मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको कहा जाता है इंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन। इसराइल के पास दोनों तरीके का डिफेंस सिस्टम है जिसको उसने साइमल्टेनियसली अप्लाई किया हुआ है। आयरन डोम सबसे छोटा वाला डिफेंस सिस्टम है, फिर उसके ऊपर एरो सिस्टम, एरो आई एम सो सॉरी सबसे बड़ा वाला है एक्सो एटमॉस्फेरिक, और बीच में कहीं ना कहीं है एक डेविड्स स्लिंग करके। तो ये 3 लेयर में एयर डिफेंस सिस्टम बना हुआ है इसराइल का, जो इसराइल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी इनकमिंग मिसाइल्स। तो ईरान की तरफ से आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स आर बेसिकली दोज मिसाइल्स विच वर्क अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। एक बार उसको थ्रस्ट दे दिया जाता है एक पर्टिकुलर ट्रैजेक्टरी में, और उसके बाद वो ग्रेविटी के कारण अपने टारगेट को जाकर के हिट करता है। तो इस तरह के बैलिस्टिक मिसाइल्स को क्वार्ट किया, हवा में ही डिस्ट्रॉय किया ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने, आयरन डोम, एरो एंड डेविड्स स्लिंग ने। तो अब जब इसराइल के एयर डिफेंस न्यूज में आए तो भारत का भी एयर डिफेंस को लेकर के आर्टिकल आया है, इंडियाज रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम। भाई हमारा क्या तैयारी है इस तरीके के मिसाइल अटैक से बचने के लिए। तो हमारे पास भी दोनों तरीके के एयर इंटरसेप्शन डिवाइसेस हैं। लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन डिवाइसेस जैसे कि पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल पैड, S-400 ट्राइम्फ मिसाइल, ये हमने रसिया से मंगाया है। शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन के लिए भी हमारे पास अलग अलग तरह के मिसाइल्स हैं, आकाश एयर डिफेंस, स्पाइडर जो हमने इसराइल से मंगाया है, S-125 पेचोरा फ्रॉम USSR, बराक 8 which has been jointly developed by DRDO of India and Israel Aerospace Industry, QRSAM Quick Response Surface to Air Missile developed by DRDO in association with Bharat Electronics Limited and Bharat Dynamics Limited। तो जितने नाम याद कर पाओ उतना अच्छा है, क्योंकि हो सकता है कि चूंकि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम न्यूज में आया है तो इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम तो नहीं पूछेगा एग्जाम में, आपसे पूछ लेगा कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, क्या क्या चीजें हैं उसमें। एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है पहले वो बता देना होगा, क्योंकि वो होता है इनकमिंग मिसाइल्स या इनकमिंग एरियल बॉर्न थ्रेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है इन द एटमॉस्फेयर इटसेल्फ। ऐसे सिस्टम को कहा जाता है एयर डिफेंस सिस्टम। अब इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण आजकल जो सबसे डायनामिक एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का, वो है S-400 ट्राइम्फ मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम। इट इज मोस्ट वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब उसका रेंज ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट्स को एक बार में वो इंगेज कर सकता है। तो इसका नाम S-400 है क्योंकि इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। मतलब 400 किलोमीटर डिस्टेंस पे ही अपने इनकमिंग एरियल थ्रेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऑल्टीट्यूड, हाइट जिस हाइट पे वो हिट कर सकता है वो है 30 किलोमीटर के आसपास। इट कैन साइमल्टेनियसली इंगेज 6 इनकमिंग एयरबॉर्न थ्रेट्स। एक बार में 6 इस तरीके के अटैक कर सकता है वो, मतलब 6 डिफेंस मिसाइल्स वो लॉन्च करेगा। बेसिकली एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है, तो आने वाले जो इनकमिंग एरियल थ्रेट्स हैं उनको काउंटर करने के लिए ये अपने तरफ से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करता है। तो मिसाइल का जवाब मिसाइल से, एक बार में 6 तरह के 6 मिसाइल्स लॉन्च कर सकता है इन ऑर्डर टू इंगेज 6 इनकमिंग एरियल थ्रेट्स। इसीलिए भारत का जो ये S-400 ट्राइम्फ मिसाइल है जो हमने बेसिकली रसिया से खरीद के मंगाया है 5 यूनिट, और उसको हमने पंजाब बॉर्डर पे इंस्टॉल किया है इन ऑर्डर टू डिफेंड आवर सेल्फ फ्रॉम इनकमिंग पॉसिबल इनकमिंग एयर थ्रेट्स फ्रॉम पाकिस्तान। उसके अलावा चाइना बॉर्डर पे भी उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। तो भारत के पास ये जो S-400 ट्राइम्फ मिसाइल है ये यूएस के थर्ड सिस्टम से भी ज़्यादा वर्सेटाइल है, ज़्यादा पावरफुल है। ये S-400 ट्राइम्फ मिसाइल जब भारत खरीद रहा था रसिया से तो उस वक्त जो मेन कंसर्न था वो था काटसा लॉ। अमेरिका का ये लॉ है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन, जो कानून कहता है कि अगर कोई भी देश रसिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ ट्रेड करेगा खासकर डिफेंस इक्विपमेंट्स में तो उसके ऊपर यूएस सैंक्शंस लगा देगा। तो इस कारण से भारत को काफ़ी सारा टेंशन था जब S-400 ट्राइम्फ मिसाइल्स हम खरीद रहे थे। येट इंडिया डिसाइडेड टू गो विद दिस डील।
बट यूएस ने हमारे ऊपर कोई सैंक्शंस लगाए नहीं डिस्पाइट हैविंग कैट्स ऑल। नाउ कम बैक टू द टॉपिक। तो हमारा इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आपने देखा, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में कुछ आपने समझा। जो सबसे वर्सेटाइल है वो S-400 मिसाइल है। एक और चीज समझ लीजिए, प्रोजेक्ट कुसा डीआरडीओ ने स्टार्ट किया, जो भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी है डीआरडीओ, उसने स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट कुसा, जिसका एम है कि बाय 2028-29 हम लोग खुद के इंडिजिनस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बनाएं, विच विल बी इन लाइन विथ S-400 ट्राइम मिसाइल ऑफ रसिया एंड आयरन डोम सिस्टम ऑफ इजराइल। तो ये हमारा टारगेट है प्रोजेक्ट कुसा के अंदर कि सिंगल शॉट में हमारी किल प्रोबेबिलिटी 85% की हो, इतना एक्यूरेट हम लोग एयर डिफेंस सिस्टम खुद का इंडिजिनस डेवलप करें अंडर प्रोजेक्ट कुसा। हार्ड मिसाइल की मैंने बात की यूएस वाली, उसके ऊपर यूपीएससी ने 2018 प्रीलिम्स में यह प्रश्न पूछा था, और S-400 ट्राइम मिसाइल के ऊपर यूपीएससी ने 2021 मेंस में यह प्रश्न पूछा था। सीधा सीधा प्रश्न था, इसके लिए मैंने हिंट्स भी दे दिया है। ये हिंट्स आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें काफी सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हैं। एक बार पढ़ लीजिए, फिर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। हो सकता है भले सीधा सीधा ना आए, बट इनडायरेक्टली इस तरह के सवाल आपको मेंस में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट हाई शुगर इन नेस्ले बेबी फूड। This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view, also important for our syllabus GS paper 4 ethics and integrity point of view. रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं पहले वो समझते हैं। देखिए, नेस्ले प्रोडक्ट्स जो हैं वो अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स आते हैं नेस्ले के। तो बेबी प्रोडक्ट्स ऑफ नेस्ले आर क्वाइट पॉपुलर। सबसे ज्यादा चलता है उसमें से सेरेलैक। रिपोर्ट्स ऐसी आई है कि नेस्ले के जो बेबी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर शुगर कंटेंट वैरी करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। और उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यूरोपियन देशों में जहां लोगों के अंदर अवेयरनेस ज़्यादा है रिगार्डिंग नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ शुगर ऑन हेल्थ, वहां पे नेस्ले वाले शुगर कंटेंट को काफ़ी लो रखते हैं। देखिए, जैसे यूके में, जर्मनी में शुगर कंटेंट है ही नहीं उनके बेबी प्रोडक्ट में। और जो गरीब देश हैं जहां पे अवेयरनेस कम है, वहां पे इनका शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि शुगर के कारण टेस्ट बेहतर हो जाता है, शुगर एडिक्टिव भी होता है, तो जिस कारण से इनका प्रोडक्ट ज़्यादा बिके। That is the goal. That is why in countries where awareness is less about the harmful impact of sugar on the health of babies, they use more sugar. कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में। तो ये वाला जो डेवलपमेंट है, ये एथिक्स पेपर में आप बोल सकते हैं। मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के एथिकल एस्पेक्ट्स पे प्रश्न आ जाए अप्लाइड एथिक्स पार्ट में, तो वहां पे आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे कोट कर सकते हैं। क्या क्या एथिकल लैप्सेज हैं नेस्ले के तरफ से इस पर्टिकुलर केस में? ऑफ कोर्स, कॉम्प्रोमाइज ऑन हेल्थ ऑफ चिल्ड्रेन फॉर प्रॉफिटियरिंग मोटिव। व्हेन यू ट्राई टू मेक प्रॉफिट थ्रू सम इमोरल मीन्स, तो उसको प्रॉफिट ना कह करके हम लोग कहते हैं प्रॉफिटियरिंग। इट इज a clear cut case of commerce without morality, which is a deadly sin as per Mahatma Gandhi. It is a case of dual standards being maintained by Nestle. Higher standards, higher health standards for European countries, rich countries, and poor health standards for poor countries. ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सीधा सीधा देखिए, नेस्ले एक बड़ा ब्रांड है, तो लोग उसके साथ ट्रस्ट अटैच करते हैं। ब्रांडेड चीजों को हम लोग भरोसे के साथ खरीदते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है नेस्ले ने बाई having higher content of sugar in the baby food in poor countries where awareness is low and people generally rely upon the brand name, brand equity. And Nestle has been trying to use addiction to the sugar for children for making their commercial gain. तो एडिक्शन का रास्ता अपनाया है कॉमर्शियल गेन के लिए। ये भी एक एथिकल लैप्स है नेस्ले की तरफ से। शुगर की बात की जाए तो शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है, राइट। एपीएससी प्रीलिम्स में पूछा भी था इस बार जो प्रीलिम्स हुआ है पिछले महीने, कि शुगर के अंदर क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑल, वो सब। शुगर मेनली दो तरीके का होता है। नेचुरल शुगर, जो नेचुरली अकरिंग फूड्स प्रोडक्ट्स में होता है, जैसे मिल्क, फ्रूट एंड ऑल, नेचुरल शुगर। दूसरा होता है प्रोसेस्ड शुगर, जिसको रिफाइंड शुगर भी कहते हैं, जो शुगर केन या शुगर बीट से बनाया जाता है, उसके अंदर प्रोसेसिंग की जाती है, कुछ केमिकल्स भी मिक्स किए जाते हैं। ये जो प्रोसेस्ड शुगर होता है ये ज़्यादा हार्मफुल होता है। और शुगर की एक खासियत क्या होती है कि शुगर अडिक्टिव होता है, इसकी आदत लगती है और मन करता है कंज्यूम करने का। इफ यू ईट शुगर, व्हाट विल हैपन?
क्यों एडिक्टिव होता है वो समझिए। बॉडी के अंदर डोपामिन रिलीज होता है जो हमें अच्छी फीलिंग देता है, रिलीज्ड इन द ब्रेन इटसेल्फ, विच मेक्स अस फील गुड फॉर द मोमेंट। और हाई डोपामिन के साथ साथ ब्लड के अंदर शुगर लेवल भी बढ़ जाता है और ब्रेन के अंदर डोपामिन बढ़ जाता है। तो डोपामिन बढ़ने से अच्छा लगता है, ब्लड के अंदर जब शुगर लेवल बढ़ता है कुछ देर के लिए हमें भूख नहीं लगती है, लेकिन सडनली कुछ देर बाद शुगर लेवल लेवल ड्रॉप होता है। जब शुगर लेवल ड्रॉप होता है तो वापस से क्रेविंग जागती है कुछ खाने की, और उसमें भी कुछ मीठा खाने की क्रेविंग ज्यादा होती है, तो वापस से हम मीठे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ये एक साइक्लिक वीसीएस साइकिल में फंस जाते हैं जो लोग भी शुगर के एडिक्टिव होते हैं। तो एडिक्शन ऑफ शुगर इज अ प्रॉब्लम, एंड शुगर के एडिक्शन से फिर होता क्या है, हाई कैलोरीज कंटेंट, क्योंकि शुगर के अंदर कैलोरीज ज्यादा होते हैं, दैट कैन लीड टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज लाइक डायबिटीज, ओबेसिटी। एडिक्टिव तो है ही, इसके कारण टूथ डिके एंड ऑल वो सब भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्लाउड सीडिंग को लेकर के हमने जो प्रश्न दिया था उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आई डोंट थिंक ये स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।